जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है सेल्फ सेक्शन बोर्ड। हमारा मोटो है कॉन्सेप्ट क्लियर लाइक क्रिस्टल सॉलिड लाइक रॉक। मतलब हम आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर और इतने सरल बना देंगे कि आप आसानी से कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाओ। मैं आप सबका दोस्त रोहित कुमार। आज का हमारा टॉपिक है 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये इकोनॉमी का लास्ट लेक्चर होने वाला होगा, तो होप आपको इकोनॉमी के लेक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या और हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एक एडवाइस, जितने भी आप लेक्चर आपने देखे उनके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, उनको रिवाइज कीजिएगा और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलो आज का हमारा टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स। चलो अब देखो हुआ क्या था कि 1930 या 1940 में आपके पूरी जो दुनिया में ना डिप्रेशन का टाइम चल रहा था। ठीक है, पूरी दुनिया में मंदी आई हुई थी, लेकिन आपके सोवियत यूनियन की जो रशिया उस टाइम सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन में, ठीक है, सोवियत यूनियन ने हाई ग्रोथ शो की थी। ठीक है, तो जो पूरी वर्ल्ड थी वो मतलब थोड़ी सी सरप्राइज थी कि कैसे डिप्रेशन के टाइम में इन्होंने हाई ग्रोथ शो की है। ठीक है, तो उन्होंने शो क्यों की थी? क्योंकि वो फॉलो करते थे एक तरीका 5 ईयर प्लान। 5 ईयर का प्लान मतलब होता है कि वो एक बैठते थे लोग, उनके जो भी मेन इकोनॉमिस्ट हैं ना, जो भी उनके बड़े पॉलिटिशियंस हैं या जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन सब बैठते थे और आने वाले 5 साल के लिए प्लान बनाते थे। ठीक है, और फिर उस पर काम करते थे। तो ये एक तरीका था कि ऐसे ऐसे ग्रोथ देंगे। तो इस तरीके से जो सोवियत यूनियन ने हाई ग्रोथ शो की थी। ठीक है, और तभी से ये जो 5 ईयर का प्लान है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ था। समझ गए? तो ये आइडिया कहाँ से आया? आपका सोवियत यूनियन से आया। समझ गए? चलो अब ये वही है। ठीक है, फिर इंडिया में भी सोवियत यूनियन को देख के आपकी प्लानिंग कमीशंस बनी। पहली बनी थी आपकी नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नेहरू जी। ठीक है, लेकिन जो इसके रिकमेंडेशन थे वो माने नहीं गए गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, चलो फिर आया आपका बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान दिया था आपके जो बॉम्बे के 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने दिया था। ठीक है, चलो फिर आपका आया गांधीयन प्लान, जो दिया था आपके से नारायण अग्रवाल ने। फिर आपका पीपल्स प्लान, जो दिया था आपका एम एन रॉय ने। सर्वोदय प्लान आपका जेपी नारायण। ठीक है, और जो जेपी नारायण का जो प्लान था सर्वोदय प्लान, वो था आपके विनोबा भावे की फिलॉसफी पे। ठीक है, अब देखो इसको आपको याद कर रखना है। एक तो आपको याद रखना है आपका ऑर्डर, कि क्या ऑर्डर है। ठीक है, और कौन सा प्लान किसने दिया है। ठीक है, चलो अब इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल थी प्लानिंग करने के लिए वो थी आपकी कौन सी? प्लानिंग कमीशन। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी कि ये आपको प्लान करना है या ऐसे ऐसे आपको अपनी पॉलिसीज बनानी है। समझ गए? चलो अब जो स्कोप था या ना, क्यों ये प्लानिंग कमीशन बनाई गई, या क्या मतलब क्यों ये प्लान्स कर रहे थे, जो क्यों ये प्लान बना रहे थे हम 5 साल के? पहला तो इसका जो रीज़न था वो था कि हर किसी को एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिले। ठीक है, दूसरा कि जो आपके रिसोर्स है वो सब में बटे, है ना, एक जगह जमा ना हो जाए, या कुछ लोगों के पास ही सिर्फ जो पूरी कंट्री की रिसोर्स है, पूरी कंट्री की वेल्थ है, वो इकट्ठी ना हो जाए। ठीक है, पहला सबको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिले। दूसरा कि जो रिसोर्सेज है ना, या जो वेल्थ है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, इक्वलिटी हो। हम इक्वलिटी पढ़ा है हमने अभी, तो इक्वलिटी से माहौल हो। समझ गए? चलो अब देखो प्लानिंग इंडिया हमने कहाँ से लिया है? आपका वहीं से, कहाँ से? आपके रशिया से। ठीक है, या उस टाइम क्या था आपका? सोवियत यूनियन। ठीक है, आइडिया कहाँ से आया है? सोवियत यूनियन से। फिर इंडिया में जो प्लानिंग है वो 2 टाइप्स की होती थी। 1 से लेके 6 प्लान तक आपकी जो प्लानिंग है वो ये इम्पेरेटिव में हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया ग्रोथ पे। ठीक है, नंबर्स पे। ठीक है, जो हमने इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर पढ़ा था ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, तो ये ग्रोथ वाला चक्कर है। तो इम्पेरेटिव में जो 1 से लेकर 6 प्लान में है ना, ज़्यादा हमने ग्रोथ पे फोकस किया, नंबर से फोकस किया। ठीक है, लेकिन फिर जब दुनिया को डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ना पता लगना स्टार्ट हुआ कि जो डेवलपमेंट वाली चीज़ है वो ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो आपकी प्लानिंग हुई इंडिकेटिव में हम लोगों ने ब्रॉडर टर्म को जोर दिया, डेवलपमेंट को जोर दिया ना, क्वालिटेटिव टारगेट्स डाले, ना कि आपके सिर्फ नंबर्स पे फोकस करना। समझ गए? चलो अब देखो पहला प्लान आया 1951 से लेके 56 तक। जो उसकी थीम थी वो थी आपकी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि देखो इस टाइम आपका पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन के बाद जो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर था, जो सबसे हार्ड हिट हुआ था, वो था आपका कौन सा? आपका एग्रीकल्चर का। ठीक है, और उस टाइम एग्रीकल्चर ही पूरी दुनिया का मेन, पूरी इंडिया में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था, है ना। तो पहले प्लान में क्या गया कि हम लोग एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करेंगे। उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपके डैम्स बनाए गए, है ना, इरिगेशन की जो फैसिलिटी वो इम्प्रूव की गई। ठीक है, और जो मॉडल हमने फॉलो किया था वो था हैरोल्ड डोमर मॉडल।
समझ गए। थीम क्या थी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और कौन सा मॉडल फॉलो किया था, हैरोल्ड डॉमर मॉडल, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या कराया गया, आपके डैम्स बनाए गए, है ना, इरिगेशन की जो फैसिलिटी वो इम्प्रूव की गई, जिससे एग्रीकल्चर जो आपका सेक्टर है वो इम्प्रूव करे, और जो इंडिया है वो फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, ठीक है। हमें खाना किसी दूसरी कंट्री से ना मंगवाने पड़े, समझ गए। चलो, दूसरा प्लान था आपका महल नोबिस। अब देखो, महल नोबिस प्लान में आपका जो फोकस था वो था आपके हैवी इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। कहाँ पे, हैवी इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि देखो क्या हो रहा था उस टाइम तक, पहले लिख लेते हैं हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। हैवी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में सेकंड प्लान में जोर दिया गया था, क्योंकि क्या हो रहा था इस टाइम तक इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा था, ठीक है। क्योंकि मैन्युफैक्चर हम कुछ कर नहीं रहे थे, तो हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे। इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, उससे क्या हो रहा था कि जो इंडिया में इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा था, है ना, कीमतें बढ़ रही थी, है कि नहीं। और आप इंपोर्ट करते हो, है ना, तो उससे धीरे धीरे क्या स्टार्ट होता है, आपकी डेफिसिट फाइनेंसिंग स्टार्ट हो जाती है, आप लोन लेना स्टार्ट कर देते हो, है ना। तो सेकंड प्लान में आपकी डेफिसिट फाइनेंसिंग भी स्टार्ट हो गई थी, और हमने पढ़ा है अच्छे से डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, ठीक है। जब गवर्नमेंट अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोन ले, तो उसे कहते हैं क्या, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग भी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। इसलिए फिर डिसाइड किया गया कि अब हम अपनी हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, समझ गए। चलो, थर्ड प्लान था वो दिया था आपका जॉन सैंडी और चक्रवर्ती ने, जो उसका थीम था वो था सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन देखो थर्ड प्लान में ना, थर्ड प्लान इतना मतलब सक्सेसफुल नहीं था। क्यों, क्योंकि देखो दो वॉर हुई थी, एक तो 1962 की वॉर हुई चाइना से, फिर 1965 की वॉर हुई आपकी और हमारी इंडो पाकिस्तान वॉर, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा जोर आया, ठीक है। और जो हमने टारगेट्स रखे थे वो हम अचीव नहीं कर पाए। तो ये जो प्लान था थर्ड प्लान, वो इतना सक्सेसफुल नहीं था, समझ गए। चलो, और आपकी वॉर्स आई, फिर आपके ड्रॉट भी पड़ के लगातार 2 साल 1965 और 67 में लगातार 2 साल ड्रॉट भी पड़े, ठीक है। तो ये कंडीशंस ऐसी आई कि ये जो हम टारगेट्स थे यहाँ पूरी नहीं कर पाए, समझ गए। चलो, फिर इसके बाद 3 एनुअल प्लान, ठीक है। अभी तक 5 क्या चल रहे थे, अब 5 ईयर प्लान चल रहे थे, ठीक है। लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान क्या होता है आपके 3 एनुअल प्लान, कि अब गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम एनुअली प्लान करेंगे। अभी इतना टाइम नहीं है कि 5 साल तक प्लान करें, क्योंकि कंट्री की हालत बहुत ख़राब है। फिर 3 एनुअल प्लान्स आए। इन 3 एनुअल प्लान्स के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ कंट्री में। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आपके H5V सीड्स हुए, है ना, इरिगेशन की फैसिलिटी इंप्रूव की गई, है ना, आपका एग्रीकल्चर जो फैक्टर था उसको और बढ़ावा दिया गया। इंडिया में जो फूड शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम आ रही थी उस पर ध्यान दिया गया, ठीक है। नेशनलाइजेशन हुआ बैंक का, 14 बैंक्स का, कहाँ पे, 1969 में, ठीक है। चलो, फिर आया आपका फोर्थ प्लान। फोर्थ प्लान की जो थीम थी वो थी सेल्फ रिलायंट और ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ प्लान के अंदर और जो फोर्थ प्लान था ना, उसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। फिर आया आपका फोर्थ प्लान, ठीक है। फोर्थ प्लान का जो थीम था वो था सेल्फ रिलायंट और ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। फोर्थ प्लान के अंदर जो मेन आपके इवेंट्स थे वो ये थे कि हमने 1971 की वॉर हुई थी हमारी, ठीक है। बैंक्स की नेशनलाइजेशन हुई थी, ऑयल क्राइसिस हुआ था, इंडिया में ऑयल की बहुत शॉर्टेज हो गई थी उस टाइम। MRTP एक्ट आया था। MRTP एक्ट आया था, गवर्नमेंट लेके आई थी, ये आया था जिससे कुछ लोग या कुछ पॉपुलेशन है वो मोनोपोली ना कर ले, ठीक है, वेल्थ की मोनोपोली ना कर ले या मैन्युफैक्चरिंग की मोनोपोली ना कर ले, ठीक है, इकोनॉमी में, ठीक है, जिससे इसे रोकने के लिए, है ना। तो क्या होगा, अगर मोनोपोली हो जाएगी तो कुछ ही चंद लोग पूरी इकोनॉमी को संभालेंगे। तो वो चीज़ गवर्नमेंट रोकने के लिए MRTP एक्ट लेके आई थी, ठीक है। चलो, इसी दौरान आपका हमने देखा था कि एकदम से आपका क्या हुआ था, एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, राइट, हमने ज्योग्राफी में देखा है, ठीक है। अगर देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो बाहर किस पे आएगा, कंट्री पे ही आएगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज वो तो लिमिटेड है, ठीक है। तो हमारी जो पॉपुलेशन भी एक्सप्लोजन हुआ था इस टाइम, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि हमारी कंट्री पे बाहर आ गया था, समझ गए। चलो, इसी दौरान आपका जो 1970 वॉर हुई थी, तो जो आपके बांग्लादेशी जो रिफ्यूजी थे उनका भी बर्डन आया था कंट्री पे, है कि नहीं, है ना। वो आ रहे थे, उनको खिलाना, उनको रखना, उसका भी बर्डन इंडिया को ही उठाना पड़ा था, ठीक है। चलो, इसी दौरान एक हमने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ था, गैडगिल फॉर्मूला। गैडगिल फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ था आपका सेंटर का असिस्टेंट स्टेट्स के लिए, ठीक है। सेंटर कैसे असिस्ट करेगी स्टेट को, उसको कंप्लीटली अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला आया था, गैडगिल फॉर्मूला। और इसी दौरान हमने पहला अपना पोखरण टेस्ट भी किया था, ठीक है, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आता है, आपको दी जाती है कोई भी इनमें से एक इवेंट दिया जाएगा और पूछेगा कि अच्छा बताओ ये कौन से प्लान में या कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ था। तो आपको, इसलिए हम इतने सारे इवेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका इवेंट इस प्लान में हुआ था, ये इवेंट आपको इस प्लान में हुआ था, और आपको याद भी ऐसे ही करना है, समझ गए। चलो,
अब आता है फिफ्थ आपका प्लान। फिफ्थ प्लान आपका 74 से 79। इसकी जो थीम थी होती सेल्फ रिलायंस और पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, ये आपका ड्राफ्ट किया था डी धर ने। ठीक है, और इसका जो एम था वो था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी या गरीबी हटाओ। समझ गए। और इसी दौरान आपका नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिनिमम नीड्स भी इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके दौरान क्या क्या प्रॉमिस किया था कि जो बेसिक नीड्स होगी ना, जैसे प्राइमरी एजुकेशन हो गई है ना, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई है ना, ये सब हर किसी को मिलनी चाहिए क्योंकि ये प्राइमरी नीड्स हैं। तो आपका प्लान लेकर आई थी गवर्नमेंट क्या, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिनिमम नीड्स, कि ये जो प्राइमरी नीड्स है ये हर किसी को अवेलेबल हो। समझ गए। लेकिन दिक्कत क्या थी, ये जो प्लान था, ये जो 5 लाइन प्लान था वो पूरा आप कंप्लीट नहीं कर पाया था। ठीक है, क्योंकि ये 1978 में ही टर्मिनेट कर दिया गया था क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं टिक पाई थी। जो जनता गवर्नमेंट थी उसने ओवरटेक कर लिया था आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट को। राइट, चलो, तो ये पहला प्लान है, फिफ्थ प्लान पहला प्लान था जो कंप्लीट नहीं कर पाया था, इसलिए आपको ऐसे याद रखना है। समझ गए। चलो, फिर आया आपका क्या, फिर आया आपका एक एनुअल प्लान, जिसे हम रोलिंग प्लान भी कहते हैं, क्योंकि जो जनता गवर्नमेंट थी वो बहुत इनस्टेबल थी ना, क्योंकि जनता गवर्नमेंट बनी कैसी थी, बहुत सारी पार्टियों का जब कोलिशन हुआ था, जब जनता गवर्नमेंट बनी थी तो उसकी ना बहुत अनस्टेबिलिटी थी, क्योंकि बहुत सारी पार्टियाँ थी, बहुत सारी पार्टियाँ होंगी तो बहुत सारी आइडियोलॉजी थी, है तो बहुत सारी आइडियोलॉजी के साथ एक प्लान बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको का रोलिंग प्लान भी कहा गया था। ठीक है, चलो, फिर आया आपका सिक्स प्लान। सिक्स प्लान में आपका जो थीम था वो था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब देखो पहली बात एम्प्लॉयमेंट पे हम लोग जोर दे रहे हैं। ठीक है, अभी तक एम्प्लॉयमेंट का कोई वो नहीं था, कोई हमने जिक्र नहीं किया। अब सिक्स प्लान में पहली बार किस पे जोर दिया गया, एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, इसी प्लान में हमने मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना स्टार्ट किया था। ठीक है, पावर्टी गरीब करो, लोगों को पता चल गया था कि अगर आपको गरीबी खत्म करनी है तो एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। राइट, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना पड़ेगा। अगर आपको गरीबी खत्म करनी है, लोगों को पैसा आएगा तो अपने आप ही, अगर लोगों को नौकरी होगी तो लोगों को पैसा आएगा, लोगों को पैसा आएगा तो लोग अपने स्टैंडर्ड से उठेंगे। राइट, चलो, इसी दौरान आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी लॉन्च हुई। ठीक, और पॉपुलेशन कंट्रोल थ्रू फैमिली प्लानिंग। फिर देखो आया हमारा सेवन्थ प्लान। सेवन्थ प्लान आया था 1985 से 90। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जस्टिस। ठीक है, अब देखो जैसा अभी मैं स्टार्टिंग में पढ़ा था, 1 से लेकर 6 तक जो आपके प्लान थे वो कैसे थे, इम्पेरेटिव थे। ठीक है, ग्रोथ ओरिएंटेड थे, ग्रोथ पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। लेकिन 7th प्लान से आप देखोगे यहाँ पे अब हम लोग ब्रॉडर टर्म पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट करेंगे ना, डेवलपमेंट है ना, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट करेंगे 7 से। ठीक है, चलो, इस प्लान में फोकस था आपका एनर्जी सेक्टर पे और फूड प्रोसेसिंग पे। ठीक है, ये जो प्लान है काफ़ी सक्सेसफुल था। हमने टारगेट किया था 5%। ठीक है, लेकिन जो ग्रोथ हुई थी वो 6% की। समझ गए। ठीक है, इसी दौरान हमने फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ाया था और एम्प्लॉयमेंट भी की जो अपॉर्चुनिटी वो भी काफ़ी जनरेट हुई थी। समझ गए। चलिए, फिर देखो फिर फिर 2 एनुअल प्लान आए थे। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा बीओपी क्राइसिस। ठीक है, बीओपी क्राइसिस आया था इस दौरान, तो उससे आप फाइट करने के लिए आपके 2 एनुअल प्लान आए थे। अब देखो बीओपी क्राइसिस समझ लो। बीओपी क्राइसिस को कहते हैं आप लोग बैंक ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैंक ऑफ पेमेंट। तो देखो बैंक ऑफ पेमेंट जो बीओपी क्राइसिस में हुआ क्या था कि इंडिया पे बहुत कम पैसे रह गए थे। ठीक है, और स्पेशली कहूँ तो सिर्फ 3 हफ्ते के पैसे रह गए थे आपके ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, सिर्फ 3 हफ्ते के। ठीक है ना, और इंडिया डिफ़ॉल्ट करने वाला था। ठीक है, पहली बार इंडिया डिफ़ॉल्ट करने वाला था। ठीक है, अब देखो ये हुआ क्यों था, ये समझ लो। पहला तो देखो जो हमारे जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर थे वो हाई थे रेवेन्यू से। ठीक है, रेवेन्यू इतना नहीं जनरेट होता जितने एक्सपेंडिचर थे, मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा थे गवर्नमेंट के, रेवेन्यू इतना नहीं जनरेट हो पा रहा था। अगर अभी हमने पढ़ा है, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रेवेन्यू से तो होता क्या है, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। ठीक है, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोन लिए जा रहे थे अपने खर्चे पूरे करने के लिए। ठीक है, हैवी इंटरेस्ट हाई या हैवी लोन समझ लो, बहुत सारे लोन्स थे इंडिया पे। ठीक है, उससे क्या हो रहा था, उससे आपके इन्फ्लेशन बढ़ा था। ठीक है, फिर हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, इंपोर्ट्स हमारा बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जब इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी जो फॉरेन रिजर्व उसको देते हैं। ठीक है, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन रिजर्व इंडिया में आती है। ठीक है, लेकिन जब इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन रिजर्व हम देते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, जिससे हमारी फॉरेन रिजर्व दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें थी जिससे जो बैंक ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था। ठीक है, और एक और जो रीज़न था वो था कि ऑयल प्राइसेस गल्फ में आपके बढ़ गए थे। ठीक है, प्राइस ऑफ ऑयल राइजेस। ठीक है, ऑयल के जो प्राइस थे गल्फ ऑयल के
वो काफ़ी बढ़ गए थे, या पूरे जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस थे वो बढ़ गए थे, क्योंकि गल्फ में वॉर चल रही थी। ठीक है, अब देखो वैसे ही पैसे नहीं है और कोई चीज़ महंगी हो जाए तो हम उसे कम ही अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो इंडिया पे सिर्फ 21 इतने पैसे रह गए थे कि वो सिर्फ 21 दिन का ऑयल मंगवा सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं बैंक ऑफ पेमेंट क्राइसिस। और इस दौरान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे आपके नरसिम्हा राव, मिस्टर नरसिम्हा राव, और जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज अ की प्लेयर, ठीक है, बिहाइंड सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, उन्होंने बहुत ही, देखो वैसे भी मनमोहन सिंह जी हैं जो, वो वैसे भी बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने इसे लड़ने के लिए बहुत सारे मेजर्स लेके आए थे। वो मेजर्स भी समझ लो एक बार। पहला हुआ था कि, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, मेजर्स। ठीक है, पहला चला करता था एक लाइसेंसिंग वाला चक्कर। ठीक है, लाइसेंसिंग रास्ता उसको कंप्लीट ख़त्म किया। ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया, लाइसेंस रास्ता उसको ख़त्म करा। फिर आपके एक्सपोर्ट बढ़ाए गए, है ना, एक्सपोर्ट बढ़ाए गए, सपोर्ट किया गया एक्सपोर्ट्स को, या जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया गया। ठीक है, आपके एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे फेमस। एलपीजी में क्या था? एल फॉर लिबरलाइजेशन। ठीक है, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, कि प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा आप क्या दोगे, प्राइवेट प्लेयर्स को या प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा आप थोड़ी सी फ्रीडम दो। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कोई भी कंट्री बाहर की आके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। ठीक है, चलो, तो ये वो सारी रिफॉर्म्स थे जो लाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा बीओपी क्राइसिस को फाइट आउट करने के लिए। ठीक है, होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। फिर 8th प्लान आया। ठीक है, अब देखो 8th प्लान में हमारा फोकस एरिया था ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, या पॉपुलेशन कंट्रोल, ये तीनों थे। ठीक, अब ये 8th प्लान था, 2 साल पोस्टपोन हुआ था, अभी हमें समझा, क्योंकि है ना बैंक ऑफ बीओपी क्राइसिस चल रहा था सेंटर पे। ठीक है, चलो, फिर अभी देखो ये बीओपी के बाद ही आया था, है ना, तो जो ये जो प्लान्स हैं हमारे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, या जो भी प्लान आए थे आपके, आप एक्सपोर्ट बढ़ा रहे थे ज़्यादा, है ना, हमने अपनी जो वैल्यू थी रुपये की वो कम की थी जिससे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सके, है ना, तो उनको ही कंटिन्यू किया गया था इस प्लान में, या ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई थी जो उन सारे प्लान्स को और सपोर्ट करें 8th प्लान में। समझ गए, चलो। फिर आता है आपका 9th प्लान, 97 से 2002। ठीक है, इस टाइम आपके सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, पहली बार ऐसी, ठीक है, पहली बार एनडीए की गवर्नमेंट आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक है, अब देखो इस पीरियड में जो थीम थी वो थी आपकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वलिटी की बात हो रही थी, और ग्रोथ विथ इक्वलिटी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात हुई थी, फूड सिक्योरिटी हर किसी के लिए, है ना, और वही आपके एलपीजी रिफॉर्म्स को आपको क्या आगे कंटिन्यू किया गया। फिर आता है आपका 10th 5-year प्लान। ठीक है, इसमें जो थीम थी वो था ग्रोथ विथ एम्फेसिस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। समझ गए, यहाँ देखो ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान देने की बात हुई। अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या मतलब है? एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, राइट, तो इस पे ध्यान देने की बात हुई, और साथ ही साथ बात हुई आपकी रिडक्शन पॉवर्टी की, है ना, एम्प्लॉयमेंट और जनरेट करने की। ठीक है, चलो, तो आपका 11th प्लान में थीम थी आपकी टूवर्ड्स फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ हमने पढ़ा चुका है पहले। इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब है? ऐसी ग्रोथ, ठीक है, जहाँ पे हर 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 बंदे का ध्यान दिया जाए ना, ग्रोथ सिर्फ एक बंदे की ना हो, हर चीज़ पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, ऐसी ग्रोथ जहाँ पे गरीब से गरीब बंदा भी जो नॉर्मल चीज़ें उसको अफोर्ड कर पाए। ठीक है, जैसे आपकी एजुकेशन हो गई, है ना, आपकी मेडिकल फैसिलिटी होगी, वो सारी फैसिलिटीज़ हों उस पर। ठीक है, चलो, इस दौरान फोकस जो एरिया थे अगेन वही थे, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो आपको याद रखना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ किस प्लान में आपको याद किया था? 11th प्लान। ठीक है, चलिए, अब देखो इस दौरान आपके हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, चलिए, फिर आपका 12th प्लान था 2012 से 2014 तक, सॉरी 2000 एक्शन। फिर आता है आपका 12th प्लान, जो 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है, यहाँ पे थीम थी आपकी फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये लास्ट 5-year प्लान था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या थी? ज़्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ करना है और इंक्लूसिव ग्रोथ दिखानी है। ठीक है, टारगेट थी हमारी जीडीपी 9%, एग्रीकल्चर में 4% और मैन्युफैक्चरिंग में 10%, ये ग्रोथ है। ठीक है, और 10% रिडक्शन पॉवर्टी में,
ठीक है, और 50 मिलियन न्यू जॉब जनरेट करनी है। समझ गए? चलो अब देखो, अब ये 2017 तो ये चला है, लेकिन 2015 में ही जो प्लानिंग कमीशन थी वो क्या कर दी गई थी, डिसॉल्व कर दी गई थी। फिर क्या बना दिया था इसकी जगह, आपकी नीति आयोग, है ना। ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन आपके पीएम होते हैं, ठीक है, और जो सीईओ है वो हैं आपके अमिताभ कांत। ठीक है, ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन पहले थी, अब उसे डिसॉल्व करके क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया। कब? 2015 में। ठीक है, अब यही ऐसी बॉडी है इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबल है प्लानिंग के लिए। समझ गए? चलो, इसके इनकी जो चेयरमैन कौन है, पीएम है, और जो सीईओ कौन है अभी, अमिताभ कांत। समझ गए? चलिए, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रोहित कुमार साइनिंग ऑफ।